हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में वो कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं सुला देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसे अगर लॉन्च ऑन डेट देखिए तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही पुराना फंड है। तो इसको देखा जाए तो 12.2 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। जैसे कैटेगरी रिटर्न देखिए 12.2 इयर्स में तो 20.65% तक का रिटर्न है, लेकिन इस फंड का रिटर्न देखिए 12.2 इयर्स में तो 24.86% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपनी कैटेगरी को करीब करीब 4% से बीट कर रखा है, वो भी लॉन्ग टर्म में। तो जो कि बहुत ही बड़ा मार्जिन होता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लेकिन सिर्फ आप इससे जज नहीं कर सकते। आप देखिए, हम नीचे रिस्क और रिटर्न रेशियो भी हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कैटेगरी कंपैरिजन में कितना रिस्क है इसमें। उसी के बेसिस में हम जज कर पाएंगे अच्छा म्यूचुअल फंड है या नहीं है। उसके नीचे हम मार्केट कैपिटल के बारे में भी जानेंगे, सेक्टर एलोकेशन के बारे में भी जानेंगे। तो ऐसे सारा डिटेल में आप देखिएगा। उसके बाद जाके आप हम कंक्लूजन में आएंगे कि मैं आपको उसमें भी बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो कैटेगरी रिटर्न की अगर बात करें तो 5 साल के हिसाब से 32% है, और इस फंड का अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो 42.08% का रिटर्न है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि मतलब ऑल टाइम रिटर्न में भी इसने कैटेगरी को 4% से बीट कर रखा है, और 5 साल के हिसाब से अपने बहुत बड़े मार्जिन से बीट कर रखा है। मतलब 8-9% से बीट कर रखा है अगर आप 5 साल के में कंपैरिजन करें। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा रिटर्न के मामले में। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अपने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते कंटिन्यूसली हर महीने 10 साल तक, तो आपका जो अमाउंट डिपोजिट होता है 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता है 4.24 लाख रुपीज में। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका पैसा है वो आपका 3 गुना से भी ज्यादा हो गया है। मतलब करीब करीब आप मान सकते हैं 3 गुना आपका पैसा अगर होता है तो 3.6 लाख रुपीज, 3,60,000 रुपीज। लेकिन वहां उससे भी आपका कम से कम 60,000 या 64,000 रुपीज ज्यादा है। तो आप देख पा रहे हैं मतलब पैसा 3 गुना से ज्यादा, 3.5 गुना मान सकते हैं पैसा। अगर मान लीजिए अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता है तो कंटिन्यूसली हर महीने 1000 रुपए 10 साल तक, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया था 2.10 लाख रुपीज। तो देख पा रहे कि जो पैसा है आपका यहाँ पे डबल भी नहीं हुआ, डबल से भी पीछे रह गया। और आप मान लीजिए अपने गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट किया, एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता है तो आपको 10 साल तक, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट है 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 1.74 लाख रुपीज में। तो देख पा रहे कि मतलब जो आपका पैसा है ना, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। मतलब आपने एफडी में जब इन्वेस्टमेंट किया था और यहाँ पे जो इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पे 4 लाख तक पहुंच गया। मतलब 4,24,000 रुपए के करीब पहुंच गया, और यहाँ पे 1.74 लाख रुपीज है। तो तभी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। आप देख पा रहे हैं गोल्ड में भी है, वो बीचों बीच है, आप उसको मान सकते हैं। लेकिन गोल्ड में और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के रिटर्न में भी आपको डिफरेंस मेजर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ पे रिटर्न हाई है, डेफिनेटली कैटेगरी से बहुत ही हाई है। मतलब 5 साल के हिसाब से तो 9% का डिफरेंस है, और ऑल टाइम रिटर्न अगर आप देखें तो उसमें भी 4% का, वो बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। अगर आप ऑल टाइम में देखें वो भी 12.2 साल के हिसाब से, बस 12.2 ईयर्स के हिसाब से। सो डेफिनेटली यहाँ पे रिटर्न के मामले में सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। अब रिस्क कैटेगरी की बात करें तो अबव एवरेज है। अब यहाँ पे सबसे मेन बात पे आते हैं, वो है रिस्क। रिटर्न के मामले में देखिए, रिटर्न तो यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा है, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, लेकिन रिस्क कितना ले रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको रिस्क और रिटर्न रेशियो का यहाँ पे शीट में आप देख पा रहे हैं कि 3 साल का, लास्ट 3 साल का मैंने डेटा दे रखा है। तो यहाँ पे दो पैरामीटर से हम इसको जज करेंगे। तो पहला है बीटा। बीटा बेसिकली क्या होता है कि ये बताता है आपका वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क के कंपैरिजन में पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो बीटा जो अगर 1 से नीचे से ठीक ठाक सा माना जाता है, तो लेकिन कैटेगरी से कम होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखा जाए इस फंड का 0.85 है और कैटेगरी का 0.81 है। मतलब कैटेगरी से ज्यादा ये वॉलेटाइल है, जो कि देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल आप इसको बात मान सकते हो। देखिए यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रहा है, आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा तो लेगा ही लेगा, और रिटर्न भी आपको थोड़ा कैटेगरी बीटिंग रिटर्न देगा। और यहाँ पे रिस्क भी अगर देखा जाए तो कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा ले रखा है, कोई ज्यादा इतना ज्यादा नहीं दे रखा है, ले रखा है, लेकिन फिर भी आपको कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं रिस्क के मामले में मैं बोलूँ एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा, ना तो अच्छा ना तो बुरा। क्योंकि देखिए कैटेगरी के आसपास इसका बीटा है, लेकिन फिर भी थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन आपको रिटर्न भी तो उतना ज्यादा दे रहा है। मतलब आपको 9% से बीट कर रखा है 5 साल के हिसाब से अपने कैटेगरी को, और अगर आप 12.2 ईयर्स के हिसाब से देखा जाए तो उसमें भी बहुत बड़े मार्जिन से बीट कर रखा है, वो 4% से बीट कर रखा है।
स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिस को बताता है कि जो आपका जो एवरेज रिटर्न होता है ना, उसे कितना प्लस उसे कितना माइनस, उसके बीच में जो रेंज हो जाता है ना, उसी के बीच में आपको रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे देखा जाए अगर ये कम हो तो अच्छा खासा माना जाता है। तो इस फंड का अगर देखा जाए 16.21 है और कैटेगरी का देखा जाए 15.57 है, तो लगभग आसपास ही है। तो देखा जाए मैं यहाँ पे एवरेज सा फीडबैक दूंगा, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि बीटा भी ज्यादा है और यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा ले रखा है, तभी आपको रिटर्न भी ज्यादा दे रखा है कैटेगरी से। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल सा फीडबैक दूंगा, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। अगर देखिए रिस्क बहुत ज्यादा लिया होता और यहाँ पे रिटर्न आपका मतलब अगर रिटर्न ज्यादा तो दे ही रखा है, तो तब मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक देता कि रिस्क ज्यादा ले रखा है। लेकिन यहाँ पे रिस्क जो है ज्यादा तो ले रखा है कैटेगरी से, लेकिन इतना ज्यादा नहीं ले रखा है एज कम्पेयर टू इट्स रिटर्न्स। रिटर्न के मामले में इसने जो रिस्क है लगभग आसपास ही ले रखा है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा रिस्क रहेगा एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी। अब यहाँ पे मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अगर आपने सोच लिया कि मतलब मैंने यहाँ पे ऐसा मतलब इन्वेस्टमेंट करना है, तो मिनिमम एसआईपी 100 रुपीज से कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। क्योंकि देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 100 रुपए से वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें लमसम, तो 1000 रुपए से आप कर सकते हैं, वो भी पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। स्टूडेंट लोग आजकल वो लमसम भी 1000 रुपए से कर सकते हैं। अब यहाँ पे लॉक इन पीरियड की बात करें, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी यहाँ से आप एग्जिट मार सकते हैं। एम साइज की बात करते हैं, एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो आपको इससे पता चलता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। अगर देखिए एम साइज में क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसका ज्यादा होता है तो फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। लेकिन अगर आपका एम साइज कम हो तो उसमें क्या है कि लोगों का भरोसा नहीं हो रहा है, तो लोगों का जब भरोसा नहीं हो रहा है इसमें लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी इसका एम साइज कम है। तो वहां पे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एम साइज परफेक्ट आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको बताओ अगर आपका जो फंड है ना 10 साल से पुराना है और 15 साल के बीच में, तो आपका एम साइज 10,000 करोड़ रुपए से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में होना चाहिए, उसका अच्छा खासा माना आता है, वरना प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एम साइज आप देख पा रहे 57,010 करोड़ रुपीज है। पहले 60,000 रुपीज करोड़ रुपीज था, लेकिन अभी 3,000 करोड़ रुपीज कम हो गया, क्योंकि अभी जो आप देख पा रहे मार्केट की कंडीशन जो अभी 6 से 7 महीने से आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो मार्केट करेक्शन आया है, यहाँ पे मार्केट जो नीचे गया है उस चक्कर में कई लोग जो है वो एग्जिट मार रहे हैं मार्केट से। तो एग्जिट मारने के कारण 3,000 करोड़ रुपीज नीचे होकर चला गया। लेकिन फिर भी अभी 57,010 करोड़ रुपीज बहुत ज्यादा है उसके हिसाब से, क्योंकि देखिए आपने कई बार न्यूज में सुना होगा, न्यूज में क्या आपने खुद ही देखा होगा कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में एसआईपी बंद कर देते हैं, कभी लमसम बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो फंड मैनेजर है मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं ऐसा इतना बड़ा एम साइज। और अगर एम साइज कम हो, चलो ज्यादा हो तो चलो थोड़ा बहुत अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर ले तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर एम साइज कम है तो वहां पे एक नेगेटिव फीडबैक चला आता है। नेगेटिव फीडबैक इसलिए क्योंकि वहां पे लोगों का भरोसा नहीं आ रहा, तभी एम साइज कम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तभी तो उसका एम साइज कम है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एम के मामले में मैं एक नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि एम साइज थोड़ा ज्यादा है। अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते तो ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम फेस करने को पड़ेगी। जैसे आपका एसआईपी बंद कर देते हैं, लमसम बंद कर देते हैं, ऐसे प्रॉब्लम इसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में मैंने खुद देखा है कि आता रहता है। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम आपको फेस करने को पड़ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नेगेटिव फीडबैक दूंगा एम साइज के मामले में। लेकिन हाँ, इतना भी नेगेटिव नहीं मान लीजिए, क्योंकि देखिए एम साइज कम होना नेगेटिव होता है, लेकिन एम साइज बहुत ज्यादा है ना, वो थोड़ा सा कम आप नेगेटिव मान सकते हैं। अगर बस एक दिक्कत है कि फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एम साइज में। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाले कौन है, आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर अपना दिमाग लगा के फंडामेंटल एनालिसिस करके पोर्टफोलियो में स्टॉक सिलेक्ट करके रखते हैं और फिर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाते हैं। तो उनको एज ए फीस कुछ पैसे देने पड़ते हैं, मतलब एज ए मैनेजमेंट फीस। तो यहाँ पे एक हिस्सा होता है, आपको प्रॉफिट को एक परसेंटेज हिस्सा देना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊं तो 1% से नीचे उसे अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो माना जाता है, लेकिन मैनेजर क्राइटेरिया सेट करके 0.7% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। कि देखिए 1% अगर आपका होना लॉन्ग टर्म में ना लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि लाखों करोड़ों रुपीस आप एज ए मैनेजमेंट फीस पे कर रहे हैं 15-20 साल बाद, तो ये मैं नहीं चाहता। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल सा फीडबैक दूंगा कि देखिए जो मैंने सेट करके 0.7% नीचे वो नहीं है, लेकिन 1% नीचे होना चाहिए। तो 1% नीचे तो आसपास ही 0.7% के आसपास। तो मैं यहाँ पे एक ठीक ठाक सा एक्सपेंस रेशियो बोलूंगा, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ज्यादा अच्छा भी नहीं है। तो एकदम एक एवरेज साइज का आप फीडबैक मान सकते हैं एक्सपेंस रेशियो के मामले में।
अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। अब मान लीजिए आपने एक साल से पहले एग्जिट मारा, प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मारे तो 20% का टैक्स देना पड़ेगा। एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो प्रॉफिट पे 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक साल से पहले एग्जिट मारा तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे मेन बात पाते हैं वो आता है मार्केट कैपिटल। जी हाँ, किस पर्टिकुलर कैटेगरी में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिड कैप में 14.81% का एलोकेशन है और स्मॉल कैप में 67.12% का एलोकेशन है। लार्ज कैप में इनका 12.03% का एलोकेशन है और अदर्स में 6% का एलोकेशन है। तो देखिए इन्होंने रिस्क को कैसे थोड़ा कम कर रखा है, आपको रिटर्न भी मैसिव दिलवा रखा है। रिस्क को देखिए, आपको मैंने ऊपर बोला था ना कि जो बीटा स्टैंडर्ड डिविएशन लगभग आसपास है कैटेगरी को, और कैटेगरी बीटिंग रिटर्न में बहुत बड़ा मार्जिन है, मतलब रिटर्न के मामले में बहुत बड़े मार्जिन में दे रखे हैं और जो रिस्क है लगभग आसपास ही ले रखा है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है कैटेगरी से। लेकिन वो रीजनेबल है क्योंकि आपको रिटर्न भी इतना मैसिव दे रहा है, मतलब इतने बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है मार्केट कैपिटल से। कैसे मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से बोल रखा है कि जो स्मॉल कैप है ना, अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है उसमें आप मिनिमम 66 या 68% तक का स्मॉल कैप का रहना चाहिए। उसके बाद जो बाकी के बचे 32 या 34% आप लार्ज कैप या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ज्यादातर फंड मैनेजर जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड को फॉलो करते हैं, 66 या 68% तक का स्मॉल कैप में रखते हैं, बाकी के 32% अपना लार्ज कैप मिड कैप या डेप्ट या फिर अदर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैश के फॉर्म में रख लेते हैं। तो ये जो चीज है थोड़ा रिस्क को मिनिमाइज, देखिए रिस्क रहेगा आपका यहाँ पे 68 या 66% तक का मिनिमम आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेट रिस्क रहेगा, लेकिन ये एक वे है कि आप मिनिमाइज कर सकते हैं कि हाँ सेबी की गाइडलाइन भी फॉलो कर लिया प्लस आपने 32% तक का लार्ज कैप या फिर डेप्थ में इन्वेस्टमेंट करके अपने रिस्क को भी मिनिमाइज कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो इन्होंने एक मिनिमम थ्रेशोल्ड को फॉलो कर रखा है। देख पा रहे स्मॉल कैप का 67.12% का एलोकेशन है, मिड कैप और लार्ज कैप में इन्होंने अच्छा खासा एलोकेशन कर रखा है। लार्ज कैप में 12.03%, मिड कैप में 14.81% और अदर्स में भी इनका 6% तक का एलोकेशन है। तो इस मामले में मैं सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा मार्केट कैपिटल के मामले में। इन्होंने प्रॉपर वे में फॉलो कर रखे, प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करके मार्केट कैपिटलाइजेशन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा इस मामले में। रिस्क कम करने की इन्होंने मैक्सिमम कोशिश करी है, भले ही रिस्क कम नहीं हो सकता क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो डेफिनेटली रिस्क रहेगा, लेकिन कम करने की कोशिश करी है इन्होंने। सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में 23.70% का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 14.87% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 14.48% तक का एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में 12.98% तक का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 9.50% तक का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 9.25% तक का एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर में 8.72% तक का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 2.17% तक का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 1.64% तक का एलोकेशन है, रियल एस्टेट में देखा जाए 0.58% तक का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा क्योंकि प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर रखा है। आप देख पा रहे कि यहाँ पे ऊपर के जो 4-5 सेक्टर्स है ना, 5 आप 6 सेक्टर्स मान सकते हैं। एक हो गया इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर साइकिल, फाइनेंशियल सर्विसेज, बेसिक मटेरियल्स, कंज्यूमर डिफेंसिव और टेक्नोलॉजी सेक्टर, और ये 5-6 सेक्टर जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपके पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो डाइवर्सिफिकेशन मामले में पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। फंड मैनेजर की बात करते हैं, फंड मैनेजर 2 फंड मैनेजर है, एक किंजल देसाई, इनका एक्सपीरियंस है 21.25 इयर्स का, तो आप देख पा रहे कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। और सेकंड जो है आपका समीर रच, इनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है 8.23 इयर्स का। तो देखिए एक्सपीरियंस ना, एक फंड मैनेजर एक्सपीरियंस होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे दो फंड मैनेजर ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पे मैं एक न्यूट्रल सा फीडबैक तब भी दूंगा क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका एम साइज है ना इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे एम साइज बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लोगों का ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता बहुत पुराना फंडर इसने मैसिव रिटर्न दिलवा रखा है, तभी लोग जो है ना ज्यादा फॉलो करते हैं, जो ज्यादा रिटर्न दिलवाता है, तभी यहाँ पे ज्यादा एम साइज हो रखा है। तो इसको मैनेज करने के लिए ना फंड मैनेजर मिनिमम 4-5 तो होने ही चाहिए, चाहे वो आप 2-3 कम एक्सपीरियंस वाले रख सकते हो जो कि थोड़ा फंड मैनेजर को मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब फंड मैनेजमेंट में कर सकते हैं, बाकी 2-3 जो है वो अपना फंडामेंटल एनालिसिस करके उस पर फोकस कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 फंड मैनेजर है तो मैं यहाँ पे दोनों एक्सपीरियंस है ये मैं मानता हूं, तो मैं इसलिए यहाँ पे एक न्यूट्रल सा फीडबैक दूंगा। न्यूट्रल इसलिए, पॉजिटिव इसमें क्या है कि मतलब एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, आप देख पा रहे 21 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है। नेगेटिव इसमें क्या है कि क्वांटिटी कम है एज कंपेयर टू एयूएम साइज, एयूएम साइज इतने ज्यादा है तो यहाँ पे 1-2 फंड मैनेजर और होते, भले ही कम एक्सपीरियंस होते, वो मैनेज तो कर लेते, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजमेंट की दिक्कत आती रहती है, मैं आपको बता रहा हूँ कई बार आ रखी है, पहले भी हमने सुना हुआ एसआईवी बंद हो जाता है, लमसम बंद हो जाता है, तो ये चीजें थोड़ा न्यूट्रल सा फीडबैक दूंगा।
तो ओवरऑल इसकी रेटिंग की बात करें तो 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग रहेगी। तो आपको मैंने ओवर प्रोज एंड कॉन्स पूरे ओवरऑल बताया, तभी इसका 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग 1 पॉइंट क्यों काटा है वो आपको पता है कि यहाँ पे जो न्यूट्रलिटी है, मतलब फंड मैनेजर के मामले में न्यूट्रलिटी है, फीडबैक है, सेक्टर एलोकेशन पॉजिटिव फीडबैक है, मार्केट कैपिटल पॉजिटिव फीडबैक है, उसके बाद एसआईपी और वन टाइम इनवेस्टमेंट पॉजिटिव है, एम साइज थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहेगा क्योंकि एम साइज ज्यादा है, एक्सपेंस रेशियो न्यूट्रल फीडबैक है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। उसके बाद देखा जाए रिटर्न के मामले में तो सुपर पॉजिटिव फीडबैक है, सुपर पॉजिटिव। आप देख पा रहे कितना मैसिव रिटर्न दे रखा है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने। आपका पैसा यहाँ पे 3 गुना से भी ज्यादा हो जा रहा है, 3.5 गुना के करीब हो जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए, मैं आप बताऊं, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। और दूसरी चीज, अगर आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा, वरना आप बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे रिस्क डेफिनेटली बना रहेगा। आप ये मत सोचिए कम रिस्क लेके चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अपने कैटेगरी से ज्यादा रिस्क लेके चल रहा है। यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और अगर आपका इमरजेंसी कैश है तो उसमें उसमें आप इन्वेस्टमेंट मत सोचिएगा, आप उसको अलग से रखिए इमरजेंसी कैश को। अगर आपका बेकार का पैसा तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, वरना बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्क लेके चलता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं इसमें लाता रहता हूँ। थैंक यू।